हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 2 में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 5th प्रॉब्लम पर आते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर दैन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो पहले हम एक गार्डन ड्रॉ कर लेते हैं। इस गार्डन में लेंथ हम L मान लेते हैं और ब्रेथ को B मान लेते हैं। लेट द लेंथ बी L मीटर एंड ब्रेथ भी B मीटर। हमने लेंथ को L मान लिया और ब्रेथ को B मान लिया है। ये रही लेंथ, ये L है, और ये रही ब्रेथ, ये B है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है हुज लेंथ इज़ 4 मोर दैन इट्स विड्थ, और यहाँ बात की गई है कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। सबसे पहले इक्वेशन बन जाएगी इस लेंथ और ब्रेथ के रिलेशन से। देखिए ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेंथ 4 ज़्यादा है, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है तो इस तरफ 4 ऐड कर दीजिए। आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर लेंथ 4 ज़्यादा है तो आपने ब्रेथ की तरफ 4 क्यों ऐड कर दिया है। तो आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखिए जी, सपोज़ एक नंबर है 10 और एक नंबर है 6। आप बताइए 10 और 6 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, 10 ज़्यादा है ना। 10 कितना ज़्यादा है? 10 6 से 4 ज़्यादा है। तो आप 4 किस तरफ ऐड करोगे, 10 की तरफ या 6 की तरफ? 6 की तरफ 4 ऐड करिएगा, तभी तो ये दोनों इक्वल बनेंगे। ये भी 10, ये भी 10। इस इक्वल का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ इक्वल करना है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वल करने के लिए जो स्मॉलर है उसी तरफ ऐड करना पड़ेगा। समझ गए ना आप? तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। क्या बोला गया है कि लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो अगर लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है तो ब्रेथ की तरफ 4 ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा इसे सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा L माइनस B इज इक्वल्स टू 4। आप B को भेज दोगे लेफ्ट साइड में तो L माइनस B हो जाएगा। L माइनस B की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। L माइनस B की वैल्यू 4 बन गई, ऐसे याद रखिएगा। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। देखिए जी क्या लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हम रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन बताने लगे थे। अदरवाइज़ यहाँ लिखा हुआ है जो पेरीमीटर है ना वो 36 मीटर है। ठीक है, हो सकता है कन्फ्यूजन हो आप में कि सर पेरीमीटर तो यहाँ लिखा है, 36 मीटर तो यहाँ लिखा है। तो ये आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, इसकी 2-3 बार रिपीट करेंगे शायद समझ में आ जाएगी कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का उसके आगे यहाँ लिखा है इस 36 मीटर, ये 36 मीटर है। तो देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ना वो होता है 2 × L + B। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B होता है। तो इस पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है? इस पेरीमीटर की वैल्यू नहीं गिवन है, इस पेरीमीटर के हाफ की वैल्यू गिवन है। तो पेरीमीटर का हाफ कर देते हैं और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 36 मीटर गिवन है। अगर पेरीमीटर के हाफ की वैल्यू 36 गिवन है तो आप 2 और 2 कैंसिल कर दो, तो L + B कितना बन गया? 36 बन गया। तो L + B इज इक्वल्स टू 36। दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या बनी थी? L माइनस B इज इक्वल्स टू 4। और सेकंड इक्वेशन क्या बनी है? L + B इज इक्वल्स टू 36। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और इसको इरेज करने के बाद में हम सॉल्व कर लेते हैं। L माइनस B इज इक्वल्स टू 4 और L + B इज इक्वल्स टू 36। ठीक है जी, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें L और B मिल जाएगा। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का इस चैप्टर में हम एक मेथड समझ चुके हैं, वो है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली तो आप इसको सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपने ग्राफिकली बहुत सारे इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करिएगा, सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करिएगा, इनका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। जहाँ पर दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से इनका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो आप कर लोगे। आज मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ग्राफिकली आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं मान रहा हूँ। ओके जी, चलिए एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को अभी क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। कभी ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसी सिचुएशन हो उस बेसिस पे। यहाँ आप देखो, सॉरी ये B है। आप देखो जब ऐड करोगे ना तो माइनस B + B क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। L + L 12 हो जाएगा। 36 + 4 40 हो जाएगा। अगर L की वैल्यू 2L की वैल्यू 40 है तो L की वैल्यू 40/2 हो जाएगी, मतलब L हो जाएगा 20 मीटर। लेंथ आ गई 20 मीटर। ठीक है जी, अब क्या करोगे, इस लेंथ की वैल्यू मतलब 20 पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में। तो चलिए L की वैल्यू 20 को हम पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में। किस इक्वेशन में पुट करें आप बता दीजिए। जहाँ आप चाहो वहाँ पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं L इज इक्वल्स 20 इन इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, l माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना। आप इसमें l की जगह लिखो 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। अब 4 को ले आइए लेफ्ट साइड में, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी। तो देखिए b की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, मतलब ब्रेथ आ गई 16 मीटर और लेंथ कितनी आई थी, लेंथ आई थी 20 मीटर। 20 मीटर, तो लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी सॉल्व करो। आप चाहो तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से करो, आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। अभी बहुत सारे मेथड आपने सीखे नहीं हैं, लेकिन इस चैप्टर में आगे चलते चलते आप सीख लोगे उनको भी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन गिवन है। हमें एक और इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, वो भी होनी चाहिए, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब दिखाए ना दोनों का, एक तो ये इक्वेशन गिवन है, एक आपको बतानी है इक्वेशन, अपनी मर्ज़ी से कुछ बता दीजिएगा। एक इक्वेशन ये है, दूसरी आप बताओगे, लेकिन वो इक्वेशन जो आप बताओगे उन दोनों को मिलाने के बाद जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी चाहिए। ये पहली सिचुएशन है, पैरेलल मिलनी चाहिए, ये दूसरी सिचुएशन है, कोइंसिडेंट ये तीसरी सिचुएशन है। तो पहले मैं फर्स्ट के लिए एग्जांपल देता हूँ। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो रही है, तो ज़रा इंटरसेक्टिंग लाइन से हम बात कर लेते हैं कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 डिफरेंट होते हैं तभी तो इंटरसेक्टिंग बनता है ना। तो चलिए आप कोई भी इक्वेशन बनाइए, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है जी। अब आप कुछ भी इक्वेशन बना लो, लेकिन ध्यान रखना कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 डिफरेंट होने चाहिए। तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन दे दो 4x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल्स 0। आप कुछ भी दे सकते हो, आप चाहो तो 4x प्लस 5y प्लस 7 कर लो, आप चाहो तो 3x प्लस 8y प्लस 7 कर लो, कुछ भी कर लो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिए a1 अपॉन a2 कितना हो रहा है, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2 आ गया। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 अपॉन 4 होती है, मतलब 1 अपॉन 2 होती है। अगर b1 अपॉन b2 देखिए तो ये 3 अपॉन 9 है, मतलब ये 1 अपॉन 3 है। ये दोनों आपस में डिफरेंट है ना। अगर इन दोनों को डिफरेंट रखते हो, आप ऐसा एग्जाम्पल देते हो कि जहाँ a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू डिफरेंट रहती है, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर काम करेगा। और जब इनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लाइन्स मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग। आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना नहीं है, सिर्फ इक्वेशन ऐसी देनी है कि अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, होप आप समझ गए होंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों डिफरेंट रहने चाहिए थे। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं, अगर आप और एग्जाम्पल देना चाहें तो ये लिख सकते हैं 3x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ a1 अपॉन a2 को करने से 2 अपॉन 3 आएगा और b1 अपॉन b2 करने से 3 अपॉन 7 आएगा, दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगी। तो आपने 2 एग्जाम्पल्स दे दिए, आप जितने चाहो उतने एग्जाम्पल्स दे सकते हो। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड के लिए आंसर देते हैं। सेकंड के लिए कोई इक्वेशन बताते हैं। यहाँ पर पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल रहते हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 डिफरेंट रहता है। तो इस बार आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिएगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डिफरेंट रहें और c1 अपॉन c2 डिफरेंट आ जाए। सॉरी, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम होने चाहिए, c1 अपॉन c2 डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई नंबर सेलेक्ट कर लो। सपोज आपने 4 सेलेक्ट कर लिया, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8x, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12y। और आप इसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 के सिवा किसी नंबर से, मान लेते हैं 3 से कर देंगे। अब आप देखो क्या होगा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 8 मतलब 1 अपॉन 4 आ जाएगी। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 12 मतलब 1 अपॉन 4 आ जाएगा। c1 अपॉन c2 में क्या आ जाएगा, -8 अपॉन -12 मतलब 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तो आपने देखा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है, लेकिन c1 अपॉन c2 डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल लाइंस देने वाली हैं। इस तरह से आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो। अगर आपको और एग्जांपल यही देना है तो आप कोई और नंबर सेलेक्ट कर लीजिए इनको मल्टीप्लाई करने के लिए। मान लेते हैं -1 सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए -2x, इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए -3y, इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी एग्जाम्पल है। अब जो आप यहाँ देखोगे ना 2 अपॉन -2 -1 आएगा,
3/-3 -1 आएगा, लेकिन -8/-16 1/2 आ जाएगा। तो a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू सेम है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू डिफरेंट है। तो इसलिए ये लाइंस ये एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना ग्राफिकली तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, या फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तब भी पैरेलल लाइंस मिलेंगी। क्लियर? ओके जी, आई होप आपको ये क्लियर है। अगर आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये टर्म थोड़ा नया लग रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस देखिए, आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पर हमने इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया है। ओके, एक बार फिर देखिए, 2x + 3y - 8 = 0 ये हमारी इक्वेशन है। इस बार हमें एग्जाम्पल ऐसा देना है कि लाइन्स कोइंसिडेंट होनी चाहिए। कोइंसिडेंट कब बनती हैं? जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इक्वल होते हैं। जब a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल हो जाते हैं तब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिएगा कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएं। ये बहुत आसान है। इसमें आप क्या करोगे, इक्वेशंस देने के लिए आप कोई नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और उस नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज आपने 3 सेलेक्ट किया, 3 × दिस 6x, 3 × दिस 9y, 3 × दिस 24। अभी आप चेक कर लो, 2/6 करोगे 1/3 आएगा, 3/9 करोगे 1/3 आएगा, -8/-24 करोगे तब भी 1/3 आएगा। तो a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू सेम आ गई। मतलब ये एग्जाम्पल काम करेगा। और जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ग्राफिकली तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक में a1/a2, b1/b2 दोनों डिफरेंट होते हैं इंटरसेक्टिंग में। पैरेलल लाइंस में a1/a2, b1/b2 इक्वल रहते हैं, लेकिन c1/c2 डिफरेंट आता है। और कोइंसिडेंट के लिए तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ओके जी, अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशंस का, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कुछ करना है, तो कुछ करने को हम बाद में देख लेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ज़रा मैं हटाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे सामने x - 1 - y + 1 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। इसका हम ग्राफ, पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए जी, x की वैल्यू आप लिख सकते हो y - 1, ये y गया राइट में, माइनस से प्लस हो गया, 1 गया राइट में, प्लस से माइनस हो गया। ओके, अब एक बॉक्स के अंदर वैल्यू लिख लीजिए, आप सॉल्यूशन लिख लीजिए इसके। आप y को 1 मान लो, 1 - 1 0 हो जाएगा। y को 2 मान लो, 2 - 1 1 हो जाएगा। y को 3 मान लो, 3 - 1 2 हो जाएगा। सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ आप लिखोगे 2y = 12 - 3x, और y = 12 - 3x/2। इसके सॉल्यूशन यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन को लास्ट में यहीं लाते ही हैं स्पेस बचाने के लिए। स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम है। ओके जी, ओके। तो अब यहाँ पर x को मान लेते हैं 0। अगर x को 0 मान लोगे ना तो 12 - 3 × 0 ये 12 बन जाएगा, 12/2 6 बन जाएगा। इस बार x को आप ले लो, 2 ले लो x को, तो 12 - 6 हो जाएगा ये, मतलब 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। इस बार आप x को 4 ले लो, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर y आ जाएगा 2। सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज पिछली बहुत सारी वीडियोस में हम ये चीज़ें कर चुके हैं। अब आते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया था। तो ये रहा ग्राफ। इस ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं x एक्सिस y एक्सिस। तो पहले तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है y एक्सिस। अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्राफ में बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है ना। ओके जी, ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। चलिए प्लॉट करते हैं। 0,1 0,1 होगा यहाँ पर, और 1,2 1,2 होगा यहाँ पर, और 2,3 2,3 होगा यहाँ पर। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इधर ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ओके जी, तो 0,1 को यहाँ क्यों प्लॉट किया है? क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। जब भी x 0 होता है तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं y एक्सिस पर, इसीलिए y एक्सिस पर मिला है 0,1। 1,2 ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट से x की तरफ देखिए 1 है, इस पॉइंट से y की तरफ देखिए 2 है, तो ये 1,2 है। इसी तरह मैंने 2,3 को ज्वाइन कर लिया है। मुझे मैंने तीनों सॉल्यूशन ग्राफ पर दिखा दिए हैं। अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। अगर ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सब कुछ सही किया है। ओके जी, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। 0,6 कहाँ पर होगा? 0,6 यहाँ पर होगा। ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। क्योंकि x की वैल्यू 0 है इसलिए y एक्सिस पर आना पड़ेगा।
y 6 था इसलिए मैं 6 पर आ गया हूँ। 2,3 के लिए ये तो सेम पॉइंट है 2,3, और 4,2 कहाँ पर है, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 2। आप सोचोगे कि सर आपने ये पॉइंट्स नहीं दिखाए इधर -1 -2 -3 या नीचे की तरफ, तो जिन नंबर्स की ज़रूरत ना हो उनको आप चाहो तो दिखाओ, चाहो तो मत दिखाओ। क्लियर? ओके, 0,6 को हमने यहाँ प्लॉट किया है, और 2,3 को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, और 4,2 को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइन करने में प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है। सी स्ट्रेट बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन ना बनने का मतलब होता है कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है जी, क्या मिस्टेक कर दी है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन ना मिले तो हमारे पास कोई मिस्टेक हो चुकी होती है। तो एक बार चेक करते हैं क्या मिस्टेक हुई है, और आप ये भी सीख जाओगे कि मिस्टेक्स को चेक कैसे करते हैं। तो देखिए, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y - 12 = 0 थी। हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 2y = 12 - 3x, फिर हमने लिखा था y = 12 - 3x/2 लिख लिया था। अब हमने x को 0 लिखा है, तो 12 - 0 मतलब 12 हो जाएगा, 12/2 6 हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन सही है। फिर x को हमने 2 मान लिया था, तो 3 2 6 हो जाएगा, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 बचेगा, 6/2 का मतलब 3 हो जाएगा। फिर हमने इसको 4 मान लिया था, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 12 - 12 0 हो जाएगा, तो मतलब 0/2 0 आ जाएगा। तो यहाँ 4,0 आने वाला था। तो देखा, तो जब भी आप 3 सॉल्यूशन यहाँ फाइंड करते हो और इन 3 सॉल्यूशंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हो, तो बाई चांस आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी सॉल्यूशन फाइंड करने में या प्लॉट करने में, तो आप इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। उसी से पता चलता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है। तो मैंने तो मिस्टेक कर दी है, आप मिस्टेक मत करिएगा। ओके, तो लास्ट वाला गलत है, 4,0 है ये। 0,6 ये सही पॉइंट है, 2,3 ये सही पॉइंट है, 4,0 यहाँ पर होगा, 4,0 ये कोई पॉइंट नहीं, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब आप देखो, आप इनको ज्वाइन करोगे ना तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये सारे पॉइंट्स देखिए, ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन मिल गई है। ओके जी, अब देखिए जहाँ पर ये दोनों लाइंस टकराती हैं ना वहीं सॉल्यूशन होता है। अब मैं क्वेश्चन को आपके सामने लाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। देखिए, हमें बोला गया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये लाइन एक ये है और दूसरी ये है। बोला गया है इन लाइंस में और एक्स एक्सिस में, इन लाइंस से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। तो देखिए, ये वो ट्रायंगल है जिसको मैं ग्रीन कलर का शेड करने वाला हूँ। ये देखिए, ये वो ट्रायंगल है, ये वो ट्रायंगल है जो इन लाइंस के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में आता है। यू कैन सी, ये एक्स एक्सिस है और एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है। तो इन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में ये ट्रायंगल आता है। आपको बताना है इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और फिर बताना है कि उसको शेड कर दीजिए। तो मैंने तो शेड कर दिया है, आप लोग पेंसिल शेड कर दीजिएगा। ये सारा काम आपको पेंसिल से इसलिए करना होता है ताकि आप कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सही कर सकते हो। ओके जी, तो हमने शेड कर दिया है। अब हम फाइंड करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स में दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी एंड दिस पॉइंट इज़ सी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए पॉइंट में x के सामने लिखा हुआ है 2 और y की तरफ लिखा हुआ है 3। तो 2,3, पहले x को देखिएगा बाद में y को देखिएगा। फिर इस ट्रायंगल में जो b है -1,0, -1,0, क्योंकि b पॉइंट y एक्सिस पर है, इसलिए जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो उसमें बाद वाला कोऑर्डिनेट 0 ही रहता है, मतलब ऑर्डिनेट 0 रहता है। फिर आते हैं c पॉइंट पर, c 4,0 है, क्योंकि c x एक्सिस पर है इसलिए बाद वाला मतलब कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और ये 4 है सो इसलिए 4,0 है। तो देखा इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था कि ग्राफ ड्रॉ करिए, ये ग्राफ हो गया। फिर कोऑर्डिनेट्स बताइए, हमने कोऑर्डिनेट्स बता दिए। फिर हमें बताना है शेड करना है, शेड भी कर दिया। कभी कभी इस क्वेश्चन में आगे बढ़कर हमसे एरिया पूछ लिया जाता है कि ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बता देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ लिखिए, बेस कितना है? बेस ये है, तो दिस इज़ 1 2 3 4 5, बेस की जगह 5 लिख दीजिए। हाइट कितनी है? तो इस वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर, यही हाइट है, तो हाइट है 3। ठीक है जी, इन्हें सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना। हो सकता है आप बोलो सर स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए था, स्क्वायर मीटर होना चाहिए था, ये स्क्वायर यूनिट तो पहली बार सुना है। तो क्या आपको पता है कि ये सेंटीमीटर में लाइन चल रही है?
या मीटर में चल रही है या किलोमीटर में चल रही है। हमें नहीं पता है कि ये लेंथ सेंटीमीटर में चल रही हैं या मीटर में चल रही हैं या किलोमीटर में चल रही हैं या मिलीमीटर में चल रही हैं। तो जब यूनिट्स ना मालूम हो तो आप यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स लिख दिया करिएगा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम इसके आगे पढ़ेंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।